रात का समय, रात का खाना खाने के बाद सब अपने रूम में जा चुके थे और पीहू भी जिद करके नियति अपने रूम में ही लेकर आ गई थी, जहां वो कहानी सुनते हुए ही नियति की गोद में अपना सर रख कर सो चुकी थी। पीहू के सो जाने के बाद नियति उसे अच्छे से बेड पर लिटा देती हैं और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढक देती हैं ताकि उसे ठंड ना लग सके। वही उसके सोने के बाद वो सोचने लगती हैं कि क्या उसकी बेटी परी ने ठीक से खाना खाया भी होगा या नहीं, क्या उसे रात में उसके बिना ठीक से नींद आती भी होगी या नहीं। यही सब सोचते हुए उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि मिताली कब से उसके पास बैठकर उसे आवाज दे रही हैं। जब मिताली देखती है कि नियति अपनी सोच में गुम है, तो वो नियति के कंधे पर अपना एक हाथ रख देती हैं, जिसके एहसास से नियति अपने होश में आती हैं और वो मिताली के तरफ देखकर बोली, अरे आंटी, आप कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती। बोलते हुए वो अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछ लेती हैं। मिताली उसे ऐसा करते हुए देखकर बोली, तुम्हें अपनी बेटी परी की याद आ रही है ना। इस पर नियति अपनी आंखें थोड़ी नम करते हुए बोली, हाँ, मुझे उसकी याद आ रही है। पता नहीं उसने कुछ खाई भी होगी या नहीं, उसे ठीक से नींद आती भी है या नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे में दर्द साफ झलकने लगता है। मिताली उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखकर बोली, तुम बहुत अच्छी हो नियति, पर पता नहीं कैसे तुम्हारी बेटी तुम पर ना जाकर अपने पिता पर चली गई और उसने तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी माँ को छोड़कर उस जैसे पिता को चुना। बोलते हुए वो नियति की आंखों में देखने लगती हैं, जहां पर बेहिसाब दर्द साफ देखा जा सकता था। फिर वो उसे देखकर आगे बोली, एक तुम हो जिसने कितना कुछ सहकर भी अपनी बेटी को जन्म दिया और एक पीहू और अंश की माँ है, जिसे अपने बच्चों से कोई भी मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने पीहू से पहले भी 2 बार अपना अबार्शन करवा लिया और हमें बताया तक नहीं। बोलते हुए उनके चेहरे पर भी दर्द उभर आता है। वही उनकी बात सुनकर नियति हैरान होकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। तो वो आगे बोली, आदर्श की पत्नी ने कभी भी आदर्श से प्यार नहीं किया था। वो तो बस आदर्श के पैसों से प्यार करती थी और उसने आदर्श से शादी भी बस इसलिए ही की थी ताकि वो उसके जरिए अपना मकसद पूरा कर सके। मोनिका और आदर्श दोनों ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे और मोनिका की खूबसूरती देखकर आदर्श उसके प्यार में पड़ गया, बिना ये सोचे कि ये सब बस उसकी एक चाल है। और मेरे मना करने के बाद भी आदर्श ने उससे शादी कर ली और आदर्श के नाम का सहारा लेकर वो एक बड़ी मॉडल बन गई, जो वो हमेशा से बनना चाहती थी। और शादी के 3 महीने बाद ही उसे जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तब उसने हमें बिना बताए ही 2 बार अपने बच्चे को मार दिया, बस इसलिए कि वो बच्चे उसके करियर में रुकावट ला सकते हैं। मगर पीहू के समय में हमें ये बात पता चल चुकी थी, क्योंकि उसे भी जब पीहू 4 महीने की हो चुकी थी, तब पता चली थी। और तब उसकी जान को बच्चे को मारने से खतरा हो सकता था। इसलिए उसने मजबूरी में पीहू को जन्म दिया और जन्म देते ही उसे छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि उसने एक बार उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा। वो उदास हो जाती है। तब नियति बोली, और अंश? इस पर वो बोली, अंश भी आदर्श का ही बेटा है। दरअसल पीहू को छोड़कर तो वो चली गई थी, मगर जब एक बार आदर्श मीटिंग के लिए बाहर गया था तब वो आदर्श से मिली थी और उसने तब आदर्श के नशे में होने का फायदा उठाया। तब उन दोनों की नजदीकियां बढ़ी और अंश उसकी ही निशानी है। वो तो इसे भी जन्म नहीं देना चाहती थी, पर उसे मजबूरी में जन्म देना पड़ा और जैसे ही वो एक बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस बन गई, उसने आदर्श से डिवोर्स ले लिया। यहाँ तक कि वो अंश को भी जन्म देते ही आदर्श को फोन पर बताकर वहां से विदेश चली गई अपने करियर को आगे बढ़ाने, और उसने एक बार भी अपने बच्चों को मुड़कर देखना तक जरूरी नहीं समझा। वैसे इन दोनों का डिवोर्स तो 5 साल पहले ही पीहू के जन्म के बाद ही हो गया था, मगर अंश डिवोर्स के बाद की निशानी है, जिसके बारे में खुद अंश को नहीं पता है कि उस रात किस तरह से उसने इसका फायदा उठाई थी। मगर अब आदर्श उस जैसी औरत की शकल भी नहीं देखना चाहता है, ना उसका नाम भी सुनना पसंद करता है। बोलते हुए वो नियति को देखने लगती हैं। वही नियति को भी ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है और वो बोली, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, कोई अपने ही बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी दर्द साफ झल पड़ता है। ये सोच कर कि किस तरह से पीहू अपनी माँ के बिना रही होगी, सोचते हुए उसे पीहू के लिए काफी बुरा लगने लगता है।
तभी मिताली नियति का हाथ कस के पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नियति बेटा तुम बहुत अच्छी हो, साथ ही एक अच्छी इंसान होने के साथ ही तुम एक बहुत ही अच्छी माँ भी हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि पीहू और अंश तुम्हारे बच्चे नहीं है, पर मुझे ये पता है कि तुम उन दोनों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करोगी। एक माँ होने के नाते तुम उन दोनों बच्चों का दर्द अच्छे से समझ सकती हो कि इतने छोटे बच्चों के लिए उनके साथ उनके माँ बाप दोनों का होना कितना जरूरी होता है। अगर दोनों में से कोई एक भी उनके पास ना हो तो उन पर क्या बीतती है, ये तो तुम अच्छे से समझ सकती हो ना। मैं तुमसे किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी बेटा, बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगी कि तुम। नियति शांति से उनकी सारी बातों को सुन रही होती हैं, बिना किसी सवाल जवाब के, मगर वो जैसे ही उनके आगे के शब्द सुनती है उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा भी क्या बोल दिया मिताली ने जो नियति अपनी जगह से ही खड़ी हो गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। जानने के लिए पढ़ते रहे मेरे साथ मेरी लिखी रचना मेरा क्या कसूर का सीजन दूसरा, जिसे मैंने खुद लिखा है। एपिसोड 35। नियति चुपचाप से मिताली की बातों को सुन रही होती हैं, और वो जैसे ही उनके आगे के शब्द सुनती है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो आप आंटी। नियति का ऐसा रिएक्शन देखकर मिताली उसे वापस से अपने पास बिठाकर बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। पीहू तो पहले से ही तुम्हें अपनी माँ मान चुकी हैं, और अंश भी तुम्हारे पास कितना खुश नजर आता है, तो तुम रियल में उनकी माँ क्यों नहीं बन जाती हो बेटा। मेरे दोनों बच्चों के लिए तुमसे बेहतर माँ कोई और नहीं मिल सकती है बेटा। दोनों बच्चे ही बहुत मासूम और भोले हैं, उन्हें अच्छे बुरे की कोई भी समझ नहीं है। और अंश तो अभी कुछ बोल नहीं पाता है, पर पीहू उसे तो एक माँ के प्यार की जरूरत है। जब से उसने अपनी आंखें खोली है उसने कभी भी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को नहीं देखा है, और उसे भी बाकी बच्चों की तरह ही एक माँ के लाड प्यार और डांट की जरूरत है। बेटा मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मेरा यकीन करो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। बस दुख की बात ये है कि उसने एक गलत लड़की से प्यार कर शादी कर ली, बाली कुछ नहीं। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हो, ना ही तुम दोनों एक दूसरे से वो प्यार कर पाओगे जो तुम्हारे बीच होना चाहिए। पर मेरी बात का यकीन मानो बेटा, आदर्श बहुत अच्छा है, और वो सच में तुम्हें वो सारी खुशियाँ देगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम कभी भी आदर्श से शादी करने के फैसले पर पछताओगी नहीं, मेरा ये पूरा विश्वास है। और अगर तुम शादी करती हो तो उन बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी, और शायद पीहू में तुम्हें तुम्हारी बेटी भी मिल जाए। साथ ही तुम्हें और आदर्श दोनों को एक ऐसा साथी मिल जाए जो एक दूसरे को समझ सको। बोलते हुए उनकी आंखें बहने लगती हैं, और वो नियति को देखकर बोली, नियति बेटा प्लीज मना मत करना, तुम चाहो तो समय ले सकती हो, सोच सकती हो, और मुझे पूरा यकीन है तुम हाँ में ही अपना जवाब दोगी। बोलते हुए वो वहां से निकल जाती हैं। वही अब नियति उनकी सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोती हुई पीहू को देखती हैं जो अपनी माँ के पास होने के एहसास से ही कितने सुकून की नींद सो पा रही थी, और वो सोच में पड़ जाती हैं कि वो क्या ही फैसला करे। वो ये बात भी जानती थी कि वो अब कभी भी अपनी बेटी से मिल नहीं पाएगी, और उसके पास जीने के लिए भी कोई वजह नहीं है, साथ ही ना ही उसका कोई परिवार या अपना है। अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं, जहाँ पर उसका कोई नहीं है, और यहाँ पर आकर उसे पीहू मिली है जो ना ही सिर्फ उसके माँ होने के अधिकार से वंचित होने से उसे बचा रही हैं, बल्कि उस पर कितना विश्वास और प्यार दिखा रही है जिसके चेहरे पर सिवाय मासूमियत के कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही सोचते हुए पीहू के सर को सहलाने लगती हैं और सोचने लगती हैं। वही अब मिताली आदर्श के रूम में जाकर उसे नोक करती है। जब आदर्श दरवाजे पर अपनी माँ को देखता है तो वो उन्हें अंदर आने को बोला, मोम आप इस समय। इस पर मिताली अंदर आते हुए बोली, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना बेटा। इस पर आदर्श उन्हें देखते हुए बोला, नहीं मोम आप भी भला मुझे कभी डिस्टर्ब कर सकती हो। इस पर मिताली उसे देखते हुए बोली, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। इस पर आदर्श बोला, हाँ मोम बोलिए।
इस पर मिताली उसे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, तुझे नियति कैसी लगी? अपनी मोम के मुंह से नियति का नाम सुनकर आदर्श थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपनी मोम से बोला, नियति अच्छी लड़की है मोम, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो भी काफी बुरा हुआ है। इस पर मिताली बोली, और इसके अलावा तुम्हें वो कैसी लगी? इस पर आदर्श उन्हें देखकर बोला, आप कहना क्या चाहती हो मोम, साफ साफ बोलिए। इस पर मिताली भी बात को ना घुमाते हुए बोली, मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ आदर्श कि क्या तुम नियति से शादी करना चाहोगे? अपनी मोम की बात सुनकर आदर्श हैरान हो जाता है और उसी हैरानी से उन्हें देखने लगता है। तो मिताली बोली, जानती हूँ बेटा, एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद तुम कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। पर ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि एक लड़की गलत निकल गई तो सारी लड़कियां गलत ही हो। नियति एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। साथ ही वो पीहू और अंश को एक सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करेगी। कभी कभी इंसान को जानने के लिए एक पल ही काफी होता है और कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। वही एक नजर में ही मैं नियति को जान चुकी हूँ और उसके दर्द को तो तुम भी समझ सकते हो। भले ही तुम दोनों का दर्द अलग हो पर दर्द तो दर्द ही होता है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हें जरूर नियति से प्यार हो जाएगा। तो क्या तुम नियति से शादी करोगे? इस पर आदर्श कुछ सोचकर बोला, मोम मैं एक बार अपने मन की करके अपनी ही नजरों में गुनहगार बन चुका हूँ और साथ ही धोखा खा चुका हूँ। तो एक बार आपकी बात मानकर भी देखना चाहिए कि क्या पता मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊं और मुझे इस बार एक ऐसा साथी मिल जाए जैसा मैं चाहता था। और मुझे ये भी पता है कि पीहू को एक माँ और एक माँ को उसकी बेटी मिल जाएगी। पर क्या मोम नियति मुझसे शादी करने को तैयार होगी? क्योंकि उसने जितना भी कुछ सहा है और खोया है उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगी? तो क्या होगा नियति का फैसला क्या लगता है? आप सभी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। एपिसोड 36। आदर्श अपनी माँ से बोला, पर मोम क्या नियति मुझसे शादी करने को तैयार होगी? क्या वो मुझे मेरे बच्चों के साथ अपना पाएगी? मैं जानता हूँ कि नियति का दर्द, उसकी तकलीफें मुझसे कई गुना ज्यादा है और मैं उसे कम नहीं कर सकता हूँ। उसने जितना कुछ भी सहा है मैंने तो उसका बस वन केयर ऑफ ही सहा है और साथ ही वो एक अच्छी लड़की भी है। और मोम बात यहाँ पर मेरे अकेले की नहीं है, बात नियति की है। क्या वो अपनी खुद की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार होगी? आदर्श की बात सुनकर मिताली बोली, हाँ होगी बेटा, मैंने उससे बात की है। उसने अभी कोई जवाब नहीं दिया है पर ना भी नहीं कहा है। मुझे इस घर के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे ना रहने पर भी इस घर को और तुम तीनों को संभाल सके, साथ ही तुम्हें वो प्यार दे सके जो कभी तुझे वो लड़की ना दे पाई। और वैसे भी नियति एकदम अकेली हो चुकी है बेटा, ना ही उसका कोई घर है ना कोई परिवार, और एक अकेली लड़की के लिए इस तरह रहना कितना मुश्किल होता है ये तो तुम अच्छे से समझते ही हो ना। अगर तुम दोनों की शादी होती है तो नियति को भी एक परिवार मिल जाएगा और हमारी भी ये अधूरी फैमिली पूरी हो जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर आदर्श बोला, मोम आपकी बात सही है, पर नियति अगर मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती हैं, तो मुझे भी उससे शादी करने में कोई भी परेशानी नहीं है और अगर उसकी ना हुई तो मैं उसे अपनी किस्मत समझकर मान लूंगा। वही आदर्श की बात सुनकर मिताली अपने मन में बोली, मुझे पता है बेटा, नियति मना नहीं करेगी। वो भले ही तुमसे शादी के लिए तैयार ना हो पर मुझे यकीन है वो पीहू और अंश की माँ जरूर बनेगी। फिर वो भी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वही अब आदर्श सोच में पड़ जाता है कि क्या नियति उससे शादी करेगी भी या नहीं। वही दूसरी तरफ नियति भी पीहू को हग करके लेती हुई होती है मगर उसे नींद नहीं आ रही होती हैं और उसे बार बार मिताली की कही गई बातें ही याद आ रही होती हैं, जिसे याद कर वो उठ कर बैठ जाती हैं और उसे बेचैनी सी महसूस होने लगती हैं, जिसे महसूस कर वो पीहू को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वो कमरे से बाहर तो निकल जाती हैं, पर उसे अब समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि ये घर और ये जगह दोनों ही उसके लिए बिल्कुल अनजान होती हैं। तो वो वहां से निकलकर गार्डन में चली जाती है जहां पर उसे फ्रेश हवा मिल सके।
वो गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि उसे क्या फैसला करना चाहिए, और वो पीहू की बातों के बारे में सोचने लगती हैं कि किस तरह से पहली ही बार में उस छोटी सी बच्ची ने उसे अपनी माँ मान लिया है और वो उसे कहीं दूर नहीं जाने देना चाहती हैं। वही नियति को भी तो उससे कितना लगाव, अपनापन सा हो गया है, और उसे अंश का मासूम सा चेहरा भी याद आने लगा, जिसे याद कर वो बस सोच में ही डूब जाती है। वही आदर्श की भी आंखों से इस समय नींद गायब हो चुकी थी, और उसके लाख कोशिश करने पर भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो अपने कमरे में बनी बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी नजर सीधे नियति पर पड़ती है, जो बेंच पर बैठी किसी सोच में गुम होती है। आदर्श उसे देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही होगी। नियति के मन की बात समझकर आदर्श के कदम भी खुद ब खुद नियति के तरफ बढ़ जाते हैं, और वो वहां से निकलकर गार्डन में चला जाता है, जहां पर पहले से ही नियति बैठी हुई होती हैं। आदर्श जाकर वही नियति के पास ही थोड़ी दूरी बनाकर उसी बेंच पर बैठ जाता है और नियति को देखने लगता है, जो अपनी सोच में इतनी गुम हो चुकी थी कि उसे आदर्श के आकर बैठ जाने तक का एहसास नहीं हुआ होता है। थोड़ी देर उसे वैसे ही देखने के बाद आदर्श बोला, क्या हुआ? तुम मोम की बातों के बारे में सोच रही हो? आदर्श की आवाज सुनकर नियति का ध्यान टूटता है और वो उसे देखने लगती हैं। वो उसे वहां पर अपने पास ऐसे देखकर घबरा जाती हैं और बोली, अटकती हुई आवाज में बोली, अ, या, हाँ। नियति को खुद से ऐसे घबराते और अटकती आवाज में बात करते देखकर आदर्श अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाते हुए बोला, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतनी ठंड पर बोलते हुए वो अपने साथ लाई सोल उसके तरफ बढ़ा देता है। नियति उसके हाथ से उस सोल को लेते हुए बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी, इसलिए मैं खुली हवा लेने के लिए यहाँ पर आ गई। नियति की बात सुनकर आदर्श उसे देखकर बोला, क्या तुम मोम की बात सुनकर परेशान हो जिस कारण तुम्हें नींद नहीं आ रही है? आदर्श की बात सुनकर नियति उसे ही हैरानी से देखने लगती हैं, जैसे बोल रही हो कि तुम्हें कैसे पता? नियति के फेस के एक्सप्रेशन को समझते हुए आदर्श उसे देखकर बोला, मोम मेरे रूम में भी आई थी और उन्होंने मुझे भी वही कहा जो तुम्हें कहा है। इस पर नियति अपनी नजरें उससे फेर लेती हैं, जिसे देखकर आदर्श बोला, नियति तुम्हें मुझसे इस तरह से नजरें फेरने की जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूँ कि शादी पूरी जिंदगी का फैसला होता है, जिस पर हमारी पूरी जिंदगी निर्भर करती है, और अगर साथी सही मिल गया तो जिंदगी सुंदर बन जाती है, मगर वही अगर हमारा साथी गलत निकल जाए या हमें गलत मिल जाए तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। कुछ सालों पहले मैं एक गलत लड़की के प्यार में पड़ के अपनी जिंदगी तो खराब की ही है, साथ ही अपने साथ में अपनी मोम और अपने दोनों बच्चों का भी गुनहगार बन गया, और जिसका पछतावा मुझे आज भी है और शायद पूरी जिंदगी भी रहे। मैंने अपनी जिद के कारण सबको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगा कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ मेरे बच्चों की भी माँ बन जाओ, पर मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की हो। तुम जो भी करोगी सोच समझ कर ही फैसला करोगी। पीहू ने पहली ही नजर में तुम्हें अपनी माँ मान चुकी हैं, और कुछ समय ही साथ रहने पर वो तुमसे अटैच हो गई हैं। और अंश भी तुम्हारी बाहों में काफी सेफ फील करता है। ये जिंदगी तुम्हारी है और फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मगर मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें कभी किसी भी बात के लिए कोई भी शिकायत का मौका दूंगा। और मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगा कि अगर तुम मेरी जिंदगी में आती हो तो मेरा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा, साथ ही तुम्हें भी पीहू के रूप में तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। हाँ, मुझे ये भी पता है कि पीहू को तुमने जन्म नहीं दिया है, पर मुझे इतना यकीन है कि तुम उसे उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दोगी। बोलते हुए वो नियति को ही देख रहा होता है। वही नियति भी उसकी सारी बातों को बड़े ही शांति से सुन रही होती हैं।
आदर्श की बात सुनकर नियति अपनी आंखों को थोड़ा नम कर उसे देखते हुए बोली, आप हम पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? और आप ये कैसे बोल सकते हो कि हम गलत नहीं हो सकते हैं, और हम इन बच्चों को बिल्कुल वैसा ही प्यार देंगे जैसा आप सोच रहे हो। इस पर आदर्श उसे देखकर बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है, और तुम्हारी ये आंखें बहुत कुछ बयान करती हैं, जो तुम्हारी जुबान नहीं बोल पाती हैं, और तुम्हारी आंखों में मुझे अपने बच्चे से दूर होने की तड़प साफ दिखाई देती हैं। इस पर नियति बोली, पर आप तो हमारे बारे में सब जान चुके हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और हम माँ भी किस तरह से बने हैं। क्या फिर भी इतना सब जानने के बाद आप हमसे शादी करोगे? जबकि हमारे बारे में जानने के बाद हमारी खुद की माँ ने हमें एक गिरी हुई नजरों से देखा, और जो भी कुछ हुआ उसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझा। साथ ही हमें एक छुटन तक बोला, बोलते हुए वो रोने लगती हैं। नियति को इस तरह रोते हुए देखकर आदर्श उसके थोड़ा करीब जाता है, और उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है, और नियति भी उसके कंधे पर ही अपना सर रख कर रोते हुए बोली, हम सच में एक झूठन है, जिससे कभी भी कोई अच्छे घर का लड़का शादी नहीं कर सकता है, न उसे अपना सकता है। हमारी अपनी माँ ने हमें नहीं समझा, कितना कुछ नहीं सुनाया हमें, बोलते हुए उसका गला भर आता है। और आगे बोली, पर आप क्यों हमसे शादी करना चाहते हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, यहाँ तक कि हमारी ये बॉडी ये भी किसी लायक नहीं है। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा रोने लगती हैं, और अपना सर उसके कंधे से उसके सीने में छुपा लेती हैं, और काफी देर तक रोते रहती हैं। आदर्श भी उसे रोने से रोकता नहीं है। वो जानता था कि इतने सालों का दर्द जो नियति ने अपने अंदर छुपा रखा था, आज वो आंसू बनकर उसकी आंखों से बह रहा होता है। जब नियति का रोना सिसकियों में बदल जाता है, तो वो उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों से आंसू पोंछकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नियति अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम मुझ पर एहसान करोगी, ना कि मैं। और मुझे भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि शायद ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर पाए कभी, पर क्या हम एक कोशिश नहीं कर सकते हैं? आदर्श की बात सुनकर नियति हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर आदर्श उसे बोला, काफी रात हो चुकी है, और ठंड भी काफी है, तो अब हमें अंदर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर नियति भी हाँ में अपना सर हिला देती हैं। दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।